नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं? तो केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन, इसी सवाल को लेकर आम आदमी पार्टी में मंथन का दौर तेज हो गया है। इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं। दिल्ली के नए सीएम को लेकर दोनों में चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी में सीएम पद की रेस में 3 नाम हैं जो आगे चल रहे हैं और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि मंथन का दौर चल रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सांसद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा पहुंचे थे। अब खबर यह है कि मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली के नए सीएम को लेकर दोनों के बीच चर्चा। आम आदमी पार्टी में सीएम पद की रेस में 3 नाम है। सीएम पद की रेस में जो 3 नाम चल रहे हैं फिलहाल, उनमें एक मंत्री आतिशी, दूसरा मंत्री गोपाल राय, तीसरा मंत्री कैलाश गहलोत। तीनों ही दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और तीनों के नाम को लेकर चर्चा हो रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर किस नाम पर मोहर लगती है। शाम में पीएससी की बैठक होनी है। तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर लगातार जो भी बड़ी खबर है, हलचल है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब ये जान लीजिए आप कि पीएसी जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है आम आदमी पार्टी की, उसकी आज शाम में बैठक होगी। इसी पीएसी की मीटिंग में सीएम के नाम को लेकर मंथन करके मुहर लगा दी जाएगी। ये बड़ी खबर है जो इस समय मैं आपको दे रही हूं। शाम में 5 बजे का समय सामने आ गया है जब ये पीएसी की बैठक होगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मदिया खान इस समय मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। उन्हीं से जानते हैं, कुछ देर पहले राघव चड्ढा पहुंचे और अब मनीष सिसोदिया भी अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुके हैं। पीएसी की बैठक से पहले ये 3 बड़े नेताओं के बीच जो मंथन चल रहा है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ जानकारी मिल पा रही है कि इस समय चर्चा को लेकर क्या बात आगे बढ़ रही है। मदीहा, देखिए, बिल्कुल इस वक्त सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया, बड़ा नाम, और पार्टी में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जो जोड़ी है उसकी लगातार चर्चाएं होती हैं और होती रही हैं। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया मिलकर जो आज जिन नामों पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हीं नामों को शाम को पीएसी की बैठक में जो है वो रखा जाएगा। और उसके साथ राघव चड्ढा जो है वो भी पहुंचे थे यहाँ पर सीएम आवास पर, वो भी अंदर ही मौजूद है। तो यानी कि जो नाम लगातार चर्चा में है, चाहे मंत्री आतिशी का नाम हो, चाहे गोपाल राय का नाम हो, कैलाश गहलोत का नाम हो, इन तीनों ही नामों पर चर्चा यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब कुछ देर में हो सकता है कि ये लोग किसी नतीजे पर पहुंचे, किसी फैसले पर पहुंचे और उसके बाद जो ये नाम है, जो फैसला है, जो इन लोगों ने बातचीत जो ये लोग करेंगे, फिर वो बातचीत जो है पीएसी की बैठक में रखेंगे सभी कमेटी मेंबर्स के सामने। क्योंकि जाहिर सी बात है, सभी कमेटी मेंबर्स का मशवरा, उनकी राय लेना भी जरूरी है। उसी प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पीएसी की बैठक से पहले सीएम आवास पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा की ये जो बैठक है, ये जो बातचीत है, ये काफी अहम मानी जा रही है। क्योंकि यहाँ से जो चर्चा शुरू होगी, यहाँ से जिन चीजों पर मोहर लगेगी, वो चीजें आगे तक जाएंगी। तो अभी जो बातचीत है वो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ये इस समय जो बैठक चल रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर, जिसमें राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया दोनों मौजूद हैं। और इस बीच अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सौरभ भारद्वाज से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, तो जो जवाब उनकी तरफ से आया, जरा वो सुनिए पहले। कम से कम इतना बता दीजिए, जो कैबिनेट में आप लोग हैं उन्हीं में से होंगे या कोई और नया चेहरा होगा? क्या कोई रणनीति बनाई गई है? मैं आपको बताऊं, आपको जितनी जानकारी है उतनी ही मुझे जानकारी है। आप जैसे कयास लगा सकते हैं, मैं भी वैसे ही कयास लगा सकता हूं। मगर आपका कयास लगाना ठीक है, मेरा कयास लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्टेक होल्डर हूं। इसलिए जो है अभी तक मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। जैसे ही चर्चा होगी सबसे पहले आप ही को बताना, और कहां बताएंगे बताओ। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के भीतर ये जो अगला सीएम कौन, केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन, इसको लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान आया है। आम आदमी पार्टी में सीएम पद को लेकर नाटक चल रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक ही नेता है, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के बाकी नेता घरेलू नौकर जैसे हैं, ये कह रहे हैं संदीप दीक्षित। तो कांग्रेस की तरफ से ये जोरदार हमला जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर सीधे सीधे किया गया है, सुनिए। इस्तीफा दे देना चाहिए था।
आपको जेल सही हुई गलत हुई अलग बात है। बात ये कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट ने ये समझा है कि आप बाहर सड़क पर घूमने लायक नहीं है। अगर आप सड़क पर घूमने लायक नहीं है तो मुख्यमंत्री बनने लायक कैसे हो सकते हैं? और इसमें तो जो बेल उनको मिली है मेरे हिसाब से ये एक ऐतिहासिक बेल इस कारण से है कि पहली बार मैंने सुना है कि किसी मुख्यमंत्री को बेल मिले। केजरीवाल इस लायक भी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन सके। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको नालायक डिक्लेयर कर दिया है तो थोड़ी बहुत शर्म जो उसमें बची होगी तो उस कारण से इस्तीफा देता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कभी शर्म से इस्तीफा देता है। ये एक और राजनीतिक नाटक करना चाहता है। तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और बड़ा तीखा हमला अरविंद केजरीवाल पर कर रहे थे। वैसे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद बीजेपी भी लगातार अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी कर रही है। बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी सामने आए, कह रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल का पॉलिटिकल स्टंट है। केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं। जेल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, यह सवाल भी मनोज तिवारी की तरफ से पूछा जा रहा है और बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश को अब पॉलिटिकल स्टंट करार दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज तिवारी जी। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा कर दी और उसके साथ ही नए मुख्यमंत्री की तलाश भी शुरू होगी और कहा जा रहा है कि उनके परिवार से भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प जब नहीं बचा तो उन्होंने इस्तीफे का एक नाटक किया है। कोर्ट ने जब बेल दिया तो स्पष्ट लिख दिया आप मुख्यमंत्री ऑफिस नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री के रूप में फाइल साइन नहीं कर सकते। इसका मतलब अब आप मुख्यमंत्री हो नहीं। एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने लथेड़ के कुर्सी से हटाया अरविंद केजरीवाल जी को। अब वो तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो तो हर हाल में वो कैसे जनता को भ्रमित करना है, कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंकना है, इसी की पढ़ाई पढ़ के आए हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो एक इस्तीफे का नाटक है, लेकिन दिल्ली का जो नुकसान हो चुका है, गलियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, बिजली पानी के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, गलियों में चले जाइए तो पानी के जल जमाव से आपकी 50 बीमारियां हो रही हैं, नाले साफ नहीं होने से बच्चे कितने मौत के मुंह में चले गए। तो इस दिल्ली को अब जो नुकसान हो चुका है, क्या कोई इस्तीफा भर सकता है? नहीं भर सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी अपने जो उनका असली स्वरूप है, झूठ बोलना, उसके अंतिम चरण में है और दिल्ली की जनता अब इनको असली जगह दिखा देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दिल्ली बचेगी। लेकिन आज सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है। अरविंद केजरीवाल की कोर कमेटी, कभी मनीष सिसोदिया मुलाकात कर रहे हैं, अभी राघव चड्ढा पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में ये कहा जा रहा है कि वो नाम तय कर लिया जाएगा और कल विधायक दल की बैठक में उसको रखा जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि कौन वो चेहरा हो सकता है? इनके कार्यकाल पूरा होने में जुम्मा 4 महीना बचा है। फरवरी फर्स्ट वीक में चुनाव होता है और अभी से लेकर के सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसमें भी 2 महीना पहले आचार संहिता लग जाएगी। तो ये 2 महीना के लिए जिसको भी चाहे बना लें, इनकी अपनी लेकिन आप देखिए लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस 2 महीना में ये बहुत नैतिकवादी बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बात करेंगे, आपको लगेगा अरे इससे तो अच्छा कोई नेता ही नहीं है। लेकिन अब दिल्ली भूलने वाली नहीं है। क्या बुजुर्ग भूल जाएंगे कि उनका पेंशन बंद हो गया? क्या गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं देने दिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में? वो गरीब भूल जाएंगे? 10 साल से एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना, क्या गरीब भूल जाएंगे? झुग्गी में रहने वालों का वही पानी के लिए समस्या, वही जल जमाव से समस्या, क्या झुग्गी के लोग भूल जाएंगे? क्या किसान भूल जाएंगे कि वो जहां थे वहां से और पीछे चले गए, किसानों का स्टेटस तक छीन लिया गया? दिल्ली में म्यूटेशन तक नहीं हो रहा है, पिता की संपत्ति पुत्र को कैसे होगी नाम नहीं चढ़ रहा है, ये दिल्ली दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। तो कोई कुछ भूलने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश अपनी है दिल्ली में, हरियाणा में अपना एक इमोशनल कार्ड खेलने की, बट ये व्यर्थ जाएगा। ये जो अरविंद केजरीवाल का मूव है, ये जो कि इस्तीफा देना है, नया मुख्यमंत्री लाना है, वो मुख्यमंत्री कोई गरीब होगा, आम आदमी होगा, दलित परिवार से हो सकता है, तो ये सब इसको पूरे मसले को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है क्योंकि हरियाणा का भी चुनाव है? पॉलिटिकल स्टंट है, मजबूरी में उठाया गया कदम है। देखो सही में अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली का
उनके दिल में स्थान होता ना, तो जिस दिन जेल जा रहे थे उस दिन इस्तीफा दे देते, किसी को सीएम नियुक्त कर देते, तब दिल्ली इतने दिन सफर नहीं करती। सफर तो उनके पूरे कार्यकाल में की है, लेकिन इतने दिन तक तो दिल्ली चल ही नहीं रही है। उस दिन तो सीएम नहीं घोषित किया। किसने नहीं किया? लालू जी ने नहीं किया, कि हेमंत सोरेन ने नहीं किया, ये तो रिसेंटली है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अरविंद केजरीवाल का ईगो बड़ा है, दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही अरविंद केजरीवाल को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। मैं अगली खबर का रुख कर रही हूं। देश में जातीय जनगणना को लेकर मांग और जोर पकड़ रही है। अब एनडीए के सहयोगी दलों में जातीय जनगणना की मांग उठ रही है। इसको लेकर बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। एनडीए में फिर उठी जातीय जनगणना की मांग। टीडीपी जातीय जनगणना के समर्थन में है, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। जेडीयू ने भी जातीय जनगणना की मांग की है। एनडीए के ज्यादातर सहयोगी जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। ये तस्वीर भी अब कमोबेश साफ हो रही है, क्योंकि इससे पहले चाहे चिराग पासवान हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, सबकी तरफ से जातीय जनगणना की मांग पर जोर दिया गया है। और अब इस लिस्ट में टीडीपी का नाम भी जुड़ गया है। बिहार में तो महागठबंधन सरकार ने सीएम नीतीश जातीय गणना कराए, अपने खर्च पर बिहार सरकार कराई, आरक्षण का दायरा बढ़ा। उसके बाद से मांग उठ रही थी जेडीयू की तरफ से भी कि राष्ट्रीय स्तर पर भी केंद्र सरकार जातीय गणना कराए। तो जानकारी आ रही है कि इसको भी जल्द कराया जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार जी सब पार्टी को लेके किए, महागठबंधन से पहले किए। जब हम लोग किए उस समय बीजेपी भी साथ थी, जब कैबिनेट में तय हुआ। और देश में अकेला प्रदेश बिहार है जो जातीय गणना कराया, इसका रिपोर्ट पब्लिश किया, और उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया। और हम लोगों की जरूर इच्छा है कि अगर पूरे देश भर में जातीय जनगणना होती है तो ये अच्छी बात है। तो ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है, ये एक बार फिर से सियासी तौर पर उफान पर अब नजर आ रहा है। एनडीए के खेमे में जातीय जनगणना की मांग के बाद अब विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को लेकर सीधे केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। राहुल गांधी ने कभी शब्द इधर उधर नहीं किए। हम जातीय जनगणना के पक्ष में, और उसके बाद अपनी ताकत के अनुसार, देश अपनी ताकत के अनुसार सब गरीबी रेखा से सबको उठाना चाहता है। तो उसमें कहीं कोई दो राय तो है नहीं हमारी। जातीय जनगणना के हम पक्षधर हैं, पर मोदी की नीति और नीयत दुरुस्त नहीं है। मैं जानता हूं जातीय जनगणना अगर ये प्रधानमंत्री नहीं कराएंगे तो राहुल गांधी ने जैसा कहा है दूसरा प्रधानमंत्री कराएंगे। बस राहुल गांधी ने जो कहा है उससे आगे नहीं। जातीय जनगणना को लेकर हम लोगों की ओर से जो हमारा स्टैंड है उससे केंद्र सरकार को अवगत करा दिया गया है, और हमारी अपेक्षा है जरूर हमारे सुझावों पर जातीय जनगणना को लेकर के जो आज पूरे देश में विमर्श है उस पर चर्चा होगी और उस पर फैसला होगा। बीजेपी सरकार को जातीय जनगणना करानी ही पड़ेगी, और अगर बीजेपी जातीय जनगणना नहीं कराती है तो इसका मतलब जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं वो बात सच हो जाएगी कि बीजेपी कभी पिछड़े, दलित और आदिवासियों का हक, अधिकार, सम्मान या आरक्षण नहीं देना चाहती। बीजेपी नहीं चाहती है कि पीडीए समाज भी सामाजिक उसका स्तर बदले, उसका आर्थिक स्तर बदले, उसका राजनीतिक स्तर बदले, यहां तक उसका धार्मिक स्तर बदले। मैं आपको सीधे लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं और जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, जातीय जनगणना का मुद्दा, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन अब जिस तरीके से जो विपक्षी हैं उनके साथ साथ साथी एनडीए के वो भी जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से कोई कदम आगे बढ़ाया जा सकता है नीरज? देखिए रोमाना, इसमें कोई शक नहीं कि जनगणना कराने को लेकर सरकार की योजना है, सरकार उस पर आगे बढ़ भी रही कि जनगणना कराना है। लेकिन जातीय जनगणना जैसा अभी तक सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं कि जातीय जनगणना करानी है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर लीडर पॉलिटिकल मंचों से ये कहते रहे हैं कि वो जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं। आज हमने मनोज तिवारी से इस विषय पर बात की तो उन्होंने भी एक बहुत साफ बात की कि देखिए, जातियाँ सबको मालूम है कौन किस जाति का है और किस जाति में कितनी कितने लोग
लोग हैं, लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं में जाति जनगणना की बात क्यों की जाती है? क्या मुस्लिमों में अलग अलग जातियां नहीं हैं? क्या दूसरी जो जातियां हैं उनमें, ईसाइयों में अलग अलग जातियां नहीं हैं? ये सिर्फ हिंदुओं को तोड़ने के लिए इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन इसी के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि फिर आपके जो सहयोगी हैं वो क्यों अभी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पूरी तरह। मेरी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज मिल रही है? जी नीरज, मेरा सवाल यह है कि जब जाति जनगणना होगी तो वो तो सभी की जाति लिखी जाएगी ना, उसमें हिंदू और मुसलमान क्या, वो तो जो मुस्लिम हैं और बहुत से राज्यों में जो ओबीसी वर्ग है उसमें शामिल हैं, तो उसमें तो सबकी जाति लिखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो मुस्लिम समुदाय है उनकी जातियां नहीं लिखी जाएंगी। जब जनगणना होगी और अगर उस जनगणना वाले मामले में कुछ जाति वाला कॉलम ऐड होगा तो उसमें सबकी जातियां लिखी जाएंगी। नीरज, देखिए, जातियों की अगर आप बात करें तो करीब हजारों जातियां हैं, हर कास्ट की सब कास्ट, उसकी सब कास्ट और बहुत सारी जातियां। तो जाति जनगणना होनी भी चाहिए ऐसा विपक्ष कहता है, और सरकार के लोग भी मंचों से कहते रहे कि जाति जनगणना के वो खिलाफ नहीं, जाति जनगणना होना चाहिए। लेकिन जाति जनगणना जैसे ही होगी उसके साथ एक और विस्फोटक स्थिति भी पैदा होगी, और ये सरकार मानती है कि उसकी ये होगी कि जैसे जो जाति सामने आएगी वो अपना हक मांगेगी कि हमको भी इसमें आरक्षण दिया जाए। तो फिर करीब 200-400 ऐसी जातियां हों जिनको आरक्षण के दायरे में लाना है और वो अपने हक का आरक्षण मांगे, तो ओबीसी या एससी या एसटी, तो जो आरक्षण विदिन आरक्षण की जब बात होगी तब वहां पे भयावह स्थिति होगी। इससे कहीं ना कहीं मुझे आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़ाना पड़ सकता है। जो अगली मांग कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है कि साहब अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम तो 50% वाला आरक्षण का जो दायरा है, जो लिमिट है, उसको बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर ये एक संवेदनशील मामला लगातार बना हुआ है। इस बीच अगली खबर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार ने नामांकन वापस लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। एचएलपी के गोपाल कांडा को समर्थन दे सकते हैं रोहतास जांगड़ा। सिरसा से रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। यही सिरसा वाली सीट जिस पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया था, और इसी की नाराजगी की वजह से गोपाल कांडा जो है वो जाकर गठबंधन में शामिल हो गए थे आईएनएलडी और बीएसपी के साथ। और अब लीजिए, जो बीजेपी उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा आ रही है कि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस लिया और एचएलपी के गोपाल कांडा को वो समर्थन दे सकते हैं। ये भी तस्वीर अब साफ हो रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस समय मौजूद है। सचिन, अगर ऐसा डेवलपमेंट होता है, मतलब नामांकन तो वापस ले लिया रोहतास जांगड़ा ने, बात कही जा रही है, लेकिन वो समर्थन भी दे देते हैं अगर खुलकर गोपाल कांडा को, तो फिर गठबंधन आईएनएलडी, गोपाल कांडा, बीएसपी, इसका क्या होगा? फिर तो सीधे सीधे बीजेपी के साथ मिले हुआ है ये गठबंधन, यही कहा जाएगा। जी देखिए, ये बड़ी दिलचस्प स्थिति बन गई है, क्योंकि गोपाल कांडा की जब बात जो है भारतीय जनता पार्टी से टूट गई थी, तब गोपाल कांडा ने आईएनएलडी और बीएसपी का जो गठबंधन था उनसे हाथ मिला लिया था। पर गोपाल कांडा ने हमारे ही चैनल पे 3 दिन पहले भी कहा था कि वो अब भी एनडीए का पार्ट हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी की सरकार जो है बनेगी हरियाणा में। ये गोपाल कांडा ने दावा किया था। तो उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं डेवलपमेंट हुई है, और आज बीजेपी कैंडिडेट जो है रोहतास जांगड़ा, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो अगर बीजेपी कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस लिया है तो निश्चित तौर से वो गोपाल कांडा के समर्थन के लिए ही वापस लिया है, और कोई वजह जो है बीजेपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन वापसी की जो है वो नजर नहीं आती। ये बीजेपी की एक बड़ी वेल क्राफ्टेड स्ट्रेटजी जो है ये लग रही है कि नंबर ऑफ सीट्स जो है कांग्रेस के खाते में जाने से जो हैं एक एक करके कैसे जो हैं कम की जाएं। आप देखेंगे गोपाल कांडा के भाई जो हैं गोविंद कांडा, उन्होंने फतेहाबाद से नॉमिनेशन भरा था, पर वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि इन पर्सन वो जो है वहाँ नहीं गए थे, तो उनका नामांकन जो है रद्द हो गया था। अब सिर्फ गोपाल कांडा बचे थे। अब गोपाल कांडा के साथ बीजेपी एक तरह से जो है अलायंस जो है ये हो गया है। रोहतास जांगड़ा बीजेपी प्रत्याशी जो है उन्होंने जैसे ही ये नॉमिनेशन, बिल्कुल, लेकिन महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है ना कि इस डेवलपमेंट के बाद जो पूरा आईएनएलडी और बीएसपी वाला जो गठबंधन है, अब तो सीधे सीधे उसी को जो सियासी विरोधी हैं वो बीजेपी की बी टीम करार देंगे ना। इन आरोपों से कैसे बचेगा ये गठबंधन? इस बीच हरियाणा में नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हुए हैं सीएम नायब सिंह सैनी। ये खबर सामने आई। सोनीपत में कविता जैन को मनाने पहुंचे सीएम सैनी। टिकट कटने से नाराज पूर्व मंत्री कविता जैन, आपको याद होगा किस तरीके से भावुक नजर आई थी कविता जैन, आंसू छलकते हुए उनके नजर आए थे कैमरास पर।
अब सीएम सैनी उनको मनाने पहुंचे। सीएम सैनी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली भी मौजूद रहे और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कविता जैन को मनाने में काफी हद तक कामयाबी मिल गई है। सीएम सैनी को कविता जैन को मनाने की ये कोशिशें एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। सचिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन से जरा जानते हैं, सचिन कविता जैन को मना लिया क्या? जी देखिए, चीफ मिनिस्टर आज सुबह गए थे, वहाँ कविता जैन और राजीव जैन से मिले थे और उनको मना लिया गया है। वो नॉमिनेशन वापसी के लिए तैयार हैं। तो एक जगह तो कामयाबी मिली है, पर जो बागी हैं वो नंबर जो हैं ज़्यादा हैं, दोनों में, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। तो 3 बजे तक ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से जो बागी हैं उनको मनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो कामयाब हो जाते हैं। कोशिशें बीजेपी के स्तर पे भी टॉप लेवल पे चली हैं, खुद मुख्यमंत्री लगे हैं और केंद्रीय नेता लगे हैं। आपके पास सचिन कुछ और जानकारियां जरा जल्दी से बताते हैं दर्शकों को। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार रूठे हुए नेताओं को मनाने में लगे हुए हैं। कल सीएम सैनी जो है वो महेंद्रगढ़ भी पहुंचे थे। सीएम सैनी ने पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री का इस दौरान भव्य स्वागत भी किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे तो किस तरीके से कोशिशें लगातार जारी हैं। नायब सिंह सैनी जो हैं वो रूठे हुए अपने साथियों को मनाने में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए दादा के पास। ये रूठे हुए कहाँ हैं? आशीर्वाद लेने आए। और दादा ने अभी कहा है आप डट करके कमल का फूल खिलाएंगे, सब कार्यकर्ता लगेंगे। भारती जी के वहाँ गया था, दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भी उनसे फ़ोन पर बात करें, दादा बात करेंगे फ़ोन के ऊपर, क्योंकि कार्यकर्ता तपस्या है, मेहनत है। कई बार परिस्थितियाँ बन जाती हैं, परिस्थितियाँ बनी हैं, उसके आगे भी हमने कहा है, तो वो भी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। दादा से भी मैंने चर्चा की है कि आप भारती जी से बात करें और दादा के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ की सभी सीटें कमल के फूल पे आएंगी। बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन जाए। कोई बिखराव नहीं हुआ, कोई बिखराव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से तीसरी बार सरकार बना रही है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे अजीज श्री नायब सैनी सतनाड़ी घर पर आए। सब कार्यकर्ताओं की तरफ से मैंने अपने प्रिय मुख्यमंत्री अजीज नायब सैनी का हार्दिक स्वागत किया है। उनके साथ कार्यकर्ताओं ने चाय पर चर्चा किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल के लेकर के घर घर जाएंगे। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री तो जब मानेंगे बागी तभी जीतेंगे बाजी, इसी रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई फिलहाल हरियाणा में नजर आ रही है। और उधर अनिल विज ने जो दावा किया मुख्यमंत्री वाला, उसको लेकर मनोहर लाल खट्टर का बयान आ गया है। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं इच्छा कोई भी जता सकता है, नायब सैनी मुख्यमंत्री रहेंगे। ये मनोहर लाल खट्टर की तरफ से साफ कर दिया गया है। दरअसल आप जानते हैं कल अनिल विज ने सीधे सीएम पद पर दावा ठोका था और उसी को लेकर मनोहर लाल खट्टर की ये प्रतिक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और फिलहाल केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सुनिए। चाहत करने में कोई एतराज नहीं है। चाहत तो हम कहते हैं भी सब लोग कर लेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपनी विधानसभा के हिसाब से हर कोई अपनी चाहत जताए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना फैसला दे दिया है कि नायब सिंह सैनी जी हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बार अपनी सीनियोरिटी के दम पर मैं मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करूंगा। सरकार बनाती है, पार्टी बनाती है या नहीं बनाती है, परंतु अगर बना दिया मुझे मुख्यमंत्री इस प्रदेश का, मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। तो हरियाणा की तस्वीर बदलने का दावा करते हुए अनिल विज हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोकते हुए अनिल विज को आप सुन रहे थे। तो ये तो हुई बीजेपी के खेमे की बात। आगे बढ़ते हैं, जरा कांग्रेस के खेमे की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में बागी नेताओं को मनाने में कांग्रेस पार्टी जुटी है। थोड़ी देर में अंबाला पहुंच जाएंगे सांसद दीपिंदर हुड्डा। कांग्रेस के बागी हैं जसबीर मलौर, उन्हीं को मनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं हुड्डा। संपत सिंह को भी मनाने जाएंगे दीपिंदर हुड्डा।
भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा ने बागी नेताओं को बाकायदा फोन भी किया है और अब मनाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए भी ये कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, जिसमें कुछ देर बाद अंबाला पहुंचेंगे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के बागी जसबीर मलौर और संपत सिंह को मनाएंगे। जिंदगी खौफ में है। खौफ की एक रात खत्म होती है और दूसरी रात सामने आ जाती है। दहशत से भरा एक दिन गुजरता है और दूसरा दिन आ जाता है। डरे सहमे लोग इस उम्मीद और इंतजार में हैं कि शायद आदमखोर के आतंक के अंत का आज ही वो दिन हो और गांव-गांव घूम रही मौत की दहशत से उन्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। बहराइच में 200 दिन से आदमखोर भेड़िए का खौफ है। हालांकि अभी तक उस झुंड के 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन एक लंगड़ा भेड़िया जिसे झुंड का सरदार कहा जाता है, वो अब भी फरार चल रहा है। लगातार सबको चकमा दे रहा है और मौका पाकर लोगों पर हमले कर रहा है। बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से हमला किया है। ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही हूं। छत पर 11 साल का एक लड़का सो रहा था। इसी बच्चे पर आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। बच्चे की गर्दन पकड़कर भेड़िए ने खींचना शुरू किया, शोर मचा और उसी के चलते ये भेड़िया बच्चे को छोड़कर भागा। जख्मी हालत में बच्चा, धुंधली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो भेड़िया है वो सीधे गर्दन पर ही अटैक कर रहा है और इस बच्चे के भी गर्दन पर ही अटैक किया। छत पर सो रहा था ये बच्चा, 11 साल इस बच्चे की उम्र है। ये आदमखोर भेड़िया है, अभी तक पकड़ से बाहर है। एक के बाद एक इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। इसे पकड़ने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। लंगड़ा भी है ये भेड़िया बताया जा रहा है। इसके झुंड के बाकी भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन ये आदमखोर भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर और रह रहकर ये आदमखोर भेड़िया हमले कर रहा है लगातार। जब वो चला गया तो यहाँ चिल्ली तरफ काफ़ी हुई, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए गए। जब काफ़ी लोग इकट्ठा हुए गए और वो जीना के डगर चला गया, तो इसके बाद सब लोग रात में पंजे देखते थे, तो रात में हल्का दिखाते थे, सवेरे वार पार पूरे पंजे दिखाए, पूरा साबूत मिला। इसके बाद वो लोग आए थे वन विभाग वाले, तो वो लोग इधर झूम कैमरा वैमरा लगाए हैं, देखे हैं, तो इधर बता रहे थे कि कितने बजे की घटना है ये 2:30 बजे की घटना है और सवेरे वो लोग 6 बजे आए थे। लेकिन अब बता रहे हैं कि नहीं है। अब हमारे यहाँ हमला हो रहा, वो कह रहे हैं कि नहीं है, सीआर आए, तो क्या करें हम लोग। अब ये सीआर का घटना है, ये तो असली जानवर का घटना है, वैसी भेड़िए का है। सो रहा था रात में 2:30 बजे के टाइम में, छत पे सो रहा था। उसके भेड़िया आई, उसकी भाभी वहाँ पे 2-3 लोग सो रहे थे, उसकी गर्दन पकड़ी, उसकी भाभी की लड़की जागी, ठीक, उसकी आंख खुली, उसकी भाभी ने देखा तो उसको साल वाल से पीट पाट के भगाया, ठीक है। इसके बाद नीचे उतर के देखा, उसके बड़े बड़े बाल थे, लाल था। इसके बाद ले गए महासी में, वहाँ इलाज चला, वहां से रिफर करके बहराइच ले आए। तो ये बहराइच में भेड़िए का खौफ है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आदमखोर की तलाश में जुटी हुई हैं टीम्स। इसी से जुड़ी कुछ और जानकारियां आपको दे देते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं किस तरीके से बहराइच 200 दिन से भेड़िए का ये आतंक जो है वो लगातार जारी है। बहराइच जो है प्रभावित इलाका 3 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इस सेक्टर में 5 टीमें जो हैं उनको तैनात किया गया है। अभी तक ये भेड़िया पकड़ में नहीं आया। हर टीम में 10 सदस्य शामिल हैं। ये भी बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कुल 18 शूटर्स को तैनात किया गया। ये एक और जानकारी आपको दे रहे हैं। तो 200 दिन हो गए हैं और भेड़िए का आतंक जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हैरान करता है ये नंबर, 200 दिन भेड़िए का आतंक जारी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय त्रिपाठी से। 200 दिन संजय त्रिपाठी, और भेड़िए का आतंक अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार हो क्या रहा है? वन विभाग की कार्यवाही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है रोमाना कि आखिरकार 200 दिन बीतने के बाद भी
भेड़ियों के आतंक से मुक्ति नहीं मिल पाई। और अब तो केवल बहराइच नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों में भेड़िए और दूसरे जंगली जानवरों का आतंक हो रहा है। 11 साल के इमरान को कल घायल किया है। हालांकि 3 दिन बाद भेड़िए ने किसी के ऊपर ये हमला किया है, लेकिन एक भेड़िया पूरे के पूरे वन महकमे को चैलेंज देता घूम रहा है। तो आपने बताया 20 शूटर तैनात हैं, दर्जनों की संख्या में अधिकारी पोस्ट हैं, सारी तकनीकी इस्तेमाल हो रही, तो आखिरकार एक भेड़िया क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? वन विभाग की लापरवाही कहें या अनियमितता कहें, जो भी कहें, जिम्मेदारी कहें कि पूरी तरीके से उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक इसके आतंक का खात्मा नहीं हो पाया है। परिवार के लोग दहशत में हैं, जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं। वन विभाग की ओर से ही कहा जाता है कि भेड़िए का आतंक को खत्म करने का तरीका ये है कि लोग जागरूक हों, परिवार को भीतर सोने की सलाह दी जा रही है। लेकिन इतनी गर्मी में और खासकर तब जब बारिश का मौसम हो तो भीतर सोना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, क्योंकि बिजली भी कई गाँवों में नहीं आती है। तो इस तरह की दुश्वारियां पेश हो रही हैं। भेड़िए का आतंक लगातार बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कह चुके हैं कि अगर भेड़िया पकड़ा नहीं जाता तो उसको गोली मार दी जाए। बावजूद इसके अब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। कल भी उन्होंने कहा है कि जब तक पूरी तरह भेड़िए का आतंक खत्म ना हो जाए तब तक वन विभाग की टीमें मुस्तैद रहेंगी, तैनात रहेंगी। लेकिन सवाल दिक्कत यही है ना कि साहब टीमें मुस्तैद हैं, 20-20 शूटर इलाके में घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक भेड़िया पकड़ से बाहर क्यों? ये वो सवाल है जिसके जवाब किसी से देते बन नहीं पा रहा है। और कुल मिलाकर अधिकारियों की तरफ से बयान क्या सामने आ रहा है, जरा ये सुनिए अब आप। अभी तक जो जानकारी में आया है वहाँ पर कोई भी भेड़िया का कोई भी पग चिन्ह नहीं मिले हैं। हमारा सबसे पहले हमने ये पूछा अपने जब सचे कि पहले ये बताओ भेड़िया का कहीं पग चिन्ह मिला कि नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं सर, कहीं भेड़िया का पग चिन्ह तो नहीं मिला है, और जो मिले हैं कुछ अन्य के वो भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अभी आगे भी अभी हम उसके बारे में इसको गंभीरता से लेते हुए हम इसकी कायदे से हम छानबीन करेंगे, निरीक्षण ढंग से करेंगे। आसपास के क्षेत्रों में पग मार के भी देखेंगे, तो हम ड्रोन भी चलवाएंगे, अपने सामने चलवाएंगे ड्रोन। और अभी तक तो भेड़िया के किसी भी प्रकार से, चाहे हम उसको जो घटना जिस तरीके से हुई है उसको लॉजिक पर जाएं, चाहे हम तथ्यों पर जाएं, कहीं भी भेड़िया के होने की पुष्टि नहीं होती है। तो बहराइच में आदमखोर भेड़िया, और इस आदमखोर भेड़िए ने किस तरीके की दहशत फैलाई है, अब मैं ये सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने जा रही हूं। अब तक ये जो भेड़िया है 10 लोगों की जान ले चुका है। ये भेड़िए का आतंक है, जिनमें 9 बच्चे हैं जिसे भेड़िए ने अपना शिकार बनाया है। इस भेड़िए के हमले में अब तक 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ये नया मामला जो अभी हाल का, जिसमें 11 साल का इमरान सीधे उसकी गर्दन पर भेड़िए ने अटैक किया। शोर मचाने के बाद वो तो लोग पहुंचे और वक्त रहते भेड़िया भाग गया, बच्चे की जान बच गई है। इस बीच आदमखोर को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। झुंड के 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन एक भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। मौका देखकर बाहर आता है, लोगों पर हमला करता है और फिर कहीं जाकर छुप जाता है। कहां छुपता है इसका सुराग कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर से। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी लगातार बने हुए हैं। संजय, प्रशासन की इस बेबसी के चलते लोग दहशत और खौफ के साए में जीने को मजबूर। बेबसी के तो 200 दिन बीत चुके हैं रोमाना, लेकिन अब प्रशासन क्या कर रहा है कि वो बयानबाजी जिस तरह कर रहा है उससे समझ में आ रहा है कि जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। डीएफओ बहराइच के अजीत प्रताप सिंह का ये बयान है कि ये हमला भेड़िए का है ही नहीं, भेड़िया अपने कद से ऊंचे आदमी के ऊपर हमला नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बयान बड़ा संदेहास्पद मालूम देता है, क्योंकि इसके पूर्व भी जो घटनाएं हुई हैं उसमें कई बच्चों को जिसमें भेड़िए ने शिकार बनाया है उनको छत से जा करके मारा है। तो ये तर्क कहीं से ठहरता नहीं है कि भेड़िया अपने हाइट से ज़्यादा ऊपर के व्यक्ति को शिकार नहीं बना सकता है। बयानबाजी जरूर हो रही है, लेकिन अंत नहीं हो रहा भेड़िए के आतंक का। तमाम तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ड्रोन कैमरे इस्तेमाल हो रहे हैं, शूटर लगाए गए हैं, तमाम तकनीकी लगाई गई हैं, जाल लगाए गए हैं, पारंपरिक तरीके से पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं, लेकिन भेड़िया अब तक पकड़ से बाहर है। पूरा का पूरा आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और संजय त्रिपाठी, देखिए भेड़िया तो नहीं वहां पर पहुंचा हुआ है ना फीता लेकर कि वो हाइट को नापेगा। अब कोई बैठा हुआ है, कोई सो रहा है, तो भेड़िए को तो जो उसकी पकड़ में नजर आएगा, जो उसकी इज्जत में नजर आएगा, वो उसी पर हमला कर देगा। और इसी वजह से गांव के लोग दहशत में हैं। बहराइच में इस वक्त सिर्फ भेड़िए का ही नहीं बल्कि बाढ़ की भी तो दहशत है। बहराइच डबल ट्रबल से जूझ रहा है, बाढ़ से, भेड़िए से, दोनों बहराइच के लोगों की मुश्किल बढ़ा रहे हैं। और इस मुश्किल को कम करने का काम संभाला है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहराइच विजिट,
लगातार ट्रेंड कर रही है। जख्मी हो गए। पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के भी आदेश दिए गए हैं। 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। आदमखोर भेड़िए के हमले में जिन परिवारों के सदस्यों की जान गई, उन्हें सीएम योगी ने 5 लाख रुपए की मदद और सहायता राशि दी। इस दौरान योगी ने बच्चों को गोद में खिलाया भी, उन्हें पुचकारा भी और चॉकलेट भी खिलाई। सीएम से मिलने के बाद पीड़ित और पीड़ित के परिजनों से एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने बात की। बीच में वन्यजीव संघर्ष में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उनसे मिलने के बाद उन्हें फल की टोकरी दिया, कुछ गिफ्ट भी दिया उन्हें और साथ ही साथ उनका हाल चाल पूछा और ये भरोसा दिया कि आगे ऐसी घटना न हो और उन्हें हर तरीके का भरोसा दिया। क्या बोला मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री बोला कि आगे चल के व्यवस्था करते जो कुछ है, बाकी गिफ्ट दिया हमारे को मिला है और बाकी फ्रूट भी मिला हुआ है। वही बताया कि मैंने आराम से रहने का, व्यवस्था से रहने का। कि दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर आम आदमी पार्टी में इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है। पीएससी की मीटिंग से पहले केजरीवाल के घर पर मंथन, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा इस मीटिंग में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक केजरीवाल के घर पर यह मीटिंग चली। तीनों नेताओं के बीच नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। अब शाम को 5 बजे देखिए आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक होगी और मीटिंग में सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और इसी बीच 1 घंटे तक केजरीवाल के घर पर मंथन होता रहा। आगे बढ़ेंगे जहां कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया है। आम आदमी पार्टी में सीएम पद को लेकर नाटक चल रहा है, यह कहना है कांग्रेस का। आम आदमी पार्टी में सिर्फ एक ही नेता है, वो है केजरीवाल। संदीप दीक्षित की तरफ से यह कहा गया। आम आदमी पार्टी के बाकी नेता घरेलू नौकर हैं। सीएम वही बनेगा जो सबसे अच्छा सीए होगा। सीएम वही बनेगा जो फायदा और नुकसान का हिसाब रखे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछेंगे कि आप बताएं कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं। ये जो एक मास्टर स्ट्रोक कह लें आप, इस पर आपको क्या कहना है और अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेके कई नाम चल रहे हैं, इसको लेकर के आप? पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री के पद से कोई इस्तीफा नहीं है। मुख्यमंत्री का इनका पद ही नहीं बचा है। मैं एक आध बात करना चाहता हूँ। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दी, ठीक है, और बेल सही बात है, क्योंकि चाहे साधारण नागरिक हो चाहे कोई हो, हम लोग कांग्रेस में हमेशा मानते हैं कि बेल किसी व्यक्ति का अधिकार होता है। आप कोर्ट आपको अभियुक्त मान ले, आपको गलत मान ले, आपको सजा दे दे, अलग बात है और उस बात का हम स्वागत करते हैं। और कई बेल दिए जाते हैं। हेमंत सोरेन जी को भी बेल दिया गया, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने और पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, उनका कोई अधिकार कम नहीं हुआ। लेकिन इनके केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा कि आप फाइलें नहीं देखेंगे, आप कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, आप दफ्तर नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कोर्ट ने इन पे अविश्वास अपना मत जो है रखा है। इसका मतलब है कि आप पर कोर्ट को इतना भी विश्वास नहीं है कि आप मुख्यमंत्री रहकर कोई भी सही काम करोगे। फिर आपने एक बात बताई कि साहब ये नहीं होंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री?
उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इनके यहाँ अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी तो सब, माफ करिए मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे, सब डोमेस्टिक सर्वेंट हैं। सप्लाई डिमांड वाला मामला है और उसके अलावा किसी की कोई औकात नहीं है पूरी आम आदमी पार्टी में। अच्छे लोग हैं, वो भले बुरा माने, वो भले अपने आप को सुरमा माने, औकात जो एक शब्द है अच्छा नहीं माना जाता है टीवी पे, लेकिन और मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं जब मेरी कम से कम भाषा सीमित है, उनकी और किसी की औकात ही नहीं है। ये अर्थ ही नहीं है कोई इस बात का समझना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री वो बनेगा जो एक तरीके से इनका सबसे अच्छा सीए होगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, जो इनकी बुक्स ठीक रखेगा और इनके प्रॉफिट एंड लॉस को इनके हिसाब से ज़्यादा या कम दिखाएगा, और कोई मतलब नहीं है इस पूरी एक्सरसाइज का। तो जो सबसे अच्छा सीए होगा वही होगा सीएम, ऐसा कहना है कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।